युग फिर अभिमन्यु से पूछता है, यार अभिमन्यु चुप क्यों खड़ा है, बताना ये डाउजिंग पेंडुलम क्या होता है। अभिमन्यु डाउजिंग पेंडुलम का धागा हिलाते हुए कहता है, यार देख, मैं न तुझे अच्छे से समझाता हूँ। डाउजिंग या डाउस का शाब्दिक अर्थ होता है गहराई पर जाकर खोजना। डाउजिंग विधि में पेंडुलम नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। इसमें एक लंबा धागा या चेन होती है जिसके नीचे लटकी हुई भारी नोकदार लटकन को पेंडुलम कहते हैं। अभिमन्यु अपने आसपास देखते हुए कहता है, हमारे इस ब्रह्मांड में कई तरंगे मौजूद हैं जो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, और वो हमारे मन में वो शक्ति होती है कि हम एक ही पल में इस ब्रह्मांड में कहीं भी मौजूद किसी भी तरंगों से संपर्क कर सकते हैं। जैसे रेडियो अदृश्य किरणों को ग्रहण करता है, ठीक उसी प्रकार पेंडुलम व्यक्ति के अचेतन मन, जगह, विचार व वस्तु की अदृश्य सूक्ष्म कणों व ऊर्जा को प्राप्त कर गति करके उत्तर हम तक पहुंचाता है। पेंडुलम ब्रह्मांडीय ऊर्जा से हमें जोड़कर हमारी तर्क बुद्धि में विश्लेषणी एवं रैखिक शक्ति को जोड़कर हमारे प्रश्नों के सही उत्तर देता है। युग अपना सिर खुजाते हुए कहता है, यार मेरे तो अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि तू क्या बोल रहा है। किस ब्रह्मांड की किन तरंगों की बात कर रहा है तू? सीधे सीधे नहीं बता सकता क्या? इसका उपयोग क्यों और कैसे करते हैं? बता रहा हूँ यार, तू सब्र तो कर। देख, डाउजिंग ना एक बहुत पुरानी विधि है जिसका उपयोग सदियों से किया जा रहा है। जब कहीं पानी की खोज करनी होती थी, या फिर खजाने की तलाश, या फिर बारूदी सुरंग की खोज, या फिर अदृश्य शक्तियों का पता लगाना होता था, सब इसी की मदद से किया जाता था। तू ना डाउजिंग को हर ताले की चाबी कह सकता है जिसके पास हमारे हर सवाल का जवाब है। युग अभिमन्यु के हाथ से डाउजिंग पेंडुलम लेते हुए कहता है, मतलब तू इस पेंडुलम की मदद से यक्षिणी का पता लगाएगा? अभिमन्यु झट से कहता है, हाँ। और वो कैसे? जब हम इस डाउजिंग पेंडुलम को हाथ में पकड़ते हैं और कोई सा सवाल करते हैं तो ये पेंडुलम अपने आप मूवमेंट करने लग जाता है। यदि जवाब हाँ होता है तो ये सीधे हाथ की ओर मूवमेंट करता है, और यदि जवाब ना होता है तो उल्टे हाथ की ओर मूवमेंट करता है। मैं न तुझे इसके पीछे का लॉजिक बताता हूँ। देख, जैसा कि अभी मैंने तुझे बताया था, ये ब्रह्मांड तरंगों से बना हुआ है और इसमें हमारे सारे सवालों के जवाब मौजूद हैं। बस शर्त यह है कि हमें उन्हें पता करने की टेक्निक पता होनी चाहिए। डाउजिंग उसी में हमारी मदद करता है। इतना कहकर अभिमन्यु एक गहरी सांस लेता है और कहता है, जब हम इस यंत्र को हाथ में लेकर कोई सा सवाल करते हैं तो हमारा अवचेतन मन ब्रह्मांड में घूम रही उन तरंगों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, और उन्हीं तरंगों के माध्यम से ये यंत्र हमारे हाथों में गति करने लग जाता है। पर ये सब करना इतना आसान नहीं है जितना तू समझ रहा है। इसके लिए एक बहुत ही जरूरी चीज आनी चाहिए, और वो है ध्यान लगाना। युग अपना मुंह फाड़ते हुए कहता है, क्या कहा? ध्यान लगाना? हाँ, सही सुना, ध्यान लगाना। क्योंकि जब हम यंत्र से सवाल करते हैं तो हमारा चेतन मन सवाल करता है, और जवाब पाने के लिए जरूरी है कि सवाल करने के बाद चेतन मन शांत हो जाए, और ऐसा करते ही हमारा अवचेतन मन सक्रिय होकर उन तरंगों को अपनी ओर आकर्षित करने लगेगा, और पेंडुलम मूवमेंट करके किसी भी छुपी हुई बात का जवाब देने में सफल हो जाएगा। ये सब तभी होगा जब हमें ध्यान लगाना आता हो और अपने मन पर पूरी तरह काबू हो। मैंने भी बड़ी मुश्किल से ये सब सीखा था जब पैरानॉर्मल एक्टिविटी संस्था में था। अभिमन्यु की सारी बातें सुनकर युग हंसते हुए कहता है, यार तू क्या पागल हो रहा है? तुझे क्या लगता है इस टेक्निक की मदद से हम यक्षिणी का पता लगा लेंगे कि वो कहाँ पर और किस कमरे में है? यार तू हंस रहा है। इस टेक्निक से हम सिर्फ यक्षिणी ही नहीं बल्कि और भी कई अदृश्य शक्तियों के बारे में पता लगा सकते हैं। तुझे पता है, प्राचीन काल में भविष्य में होने वाली घटनाओं को जानने के लिए डाउजिंग का ही उपयोग किया जाता था। कई स्थानों पर उल्लेख मिलते हैं कि राजा युद्ध में जाने से पहले डाउजिंग किया करते थे। दक्षिणी पूर्व लीबिया की प्राचीन गुफाओं में तो कुछ चित्र भी मिले हैं जिनमें अनेक लोगों ने डाउजिंग करते हुए कुछ लोगों को घेर रखा है। अभिमन्यु वापस से पेंडुलम युग के हाथों से लेते हुए कहता है, 18वीं शताब्दी में अनेक देशों में डाउजिंग का प्रचलन बढ़ा है, और इतना ही नहीं, हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने भी इसी तकनीक के जरिए राजस्थान में कुएं और पानी की खोज की थी। फ्रांस में तो इस तकनीक को चार्ट के साथ विकसित किया गया है। डॉक्टरों द्वारा बीमारियों के मूल कारण की खोज में भी इसका उपयोग किया जाता था, जिसे रेडियस्थीसिया के नाम से जाना जाता है। अभिमन्यु युग को डाउजिंग के बारे में बता ही रहा था कि तभी 3 घंटे बजने की आवाज सुनाई देती है। टन टन टन। ये संकेत था कि रात के 3 बज चुके हैं। युग दीवार पर लगी घड़ी की ओर देखते हुए कहता है, यार 3 बज गए, अब तेरी इस डाउजिंग पेंडुलम का यूज करें? अभिमन्यु धीरे से कहता है, हाँ, खेल शुरू करते हैं।
अभिमन्यु पेंडुलम में लगे काले धागे को पकड़ता है। पहले तो पेंडुलम आगे पीछे होने लगता है, पर कुछ ही देर बाद वो अपनी जगह पर रुक जाता है। अभिमन्यु फुसफुसाते हुए कहता है, यक्षिणी, क्या तुम यहीं हो? यदि हो तो मुझे संकेत दो यक्षिणी। इतना कहकर अभिमन्यु चुप हो जाता है और पेंडुलम के मूवमेंट करने का इंतजार करने लग जाता है। जहाँ एक तरफ अभिमन्यु और युग यक्षिणी के बारे में पता लगा रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ अमोदिता कायर पर किया गया टोटका तोड़ने के लिए अकेले ही चौराहे पर जाने के लिए निकल पड़ी थी। टोटका उसने अकेले किया था, इसलिए उसे अकेले ही चौराहे पर जाना पड़ रहा था। अमोदिता डरते डरते अपने कदम चौराहे की ओर बढ़ा रही थी। रात का गहरा सन्नाटा सड़क पर छाया हुआ था। आसमान में चांद निकला हुआ था, जिसकी रोशनी चारों तरफ फैल रही थी। उसकी मदद से अमोदिता आगे बढ़ रही थी। अमोदिता मन ही मन फुसफुसाते हुए कहती है, मैं एक सौदाइन हूँ और मुझे किसी से डर नहीं लगता। मेरा काम डरना नहीं, बल्कि अपनी काली जादू की शक्तियों से डराना है। यही बड़बड़ाते हुए अमोदिता आगे बढ़ रही थी। कुछ ही देर में वो अपने घर के पास वाले चौराहे पर पहुंच जाती है और हल्दी की गांठ, जिसे काले कपड़े के टुकड़े में बांधकर उसने फेंका था, वो पुड़िया ढूंढने लग जाती है। सड़क मिट्टी की बनी हुई थी, जिस कारण वहाँ पर बहुत सारी धूल और छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े जमा हो गए थे। उन्हीं पत्थरों के टुकड़ों को अपने हाथों से हटाते हुए अमोदिता पुड़िया ढूंढने लग जाती है। अमोदिता पुड़िया ढूंढते हुए कहती है, कहाँ चली गई? यहीं पर तो फेंकी थी मैंने। अरे कहाँ गई? यहीं पर होना चाहिए उसे, यहीं कहीं होगी। यही सब बड़बड़ाते हुए अमोदिता पुड़िया ढूंढ ही रही थी कि तभी उसे लगता है जैसे कोई उसके पीछे से निकला हो। अपने पीछे हलचल महसूस होती देख अमोदिता सहम जाती है। वो धीरे धीरे बड़ी हिम्मत के साथ पीछे पलटने लग जाती है। जब वो पीछे पलटती है तो देखती है कि उसके पीछे एक काला कुत्ता खड़ा हुआ था, जो कि बेहद डरावना लग रहा था। वो कुत्ता अमोदिता को घूरे जा रहा था। उसके बड़े बड़े नुकीले दांत थे। उस कुत्ते की आंखें लाल हो चुकी थी, जो कि एक टक नजर से अमोदिता को घूरे जा रही थी। उस काले कुत्ते के शरीर पर लंबे लंबे बाल थे, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि कई दिनों से नहीं नहाया हो। अमोदिता कुत्ते को देखते हुए कहती है, अच्छा तो ये कुत्ता है। इस कुत्ते कमीने ने तो मुझे डरा ही दिया था। वो कुत्ता अमोदिता को देखकर भौंकने लग जाता है। पहले तो अमोदिता डर जाती है, पर फिर बड़ी हिम्मत से कहती है, अरे कुत्ते कमीने, मैं कोई भूत नहीं हूँ जो मुझे देखकर भौंके जा रहा है। मैं तो एक सौदाइन हूँ। अच्छा तो तू एक सौदाइन को देखकर भौंक रहा है? रुक, अभी मजा चखाती हूँ तुझे। इतना कहकर अमोदिता जमीन पर पड़े छोटे छोटे पत्थरों के टुकड़े उठाने लग जाती है और उस कुत्ते की तरफ फेंक कर मारने लग जाती है। ये हैरान करने वाली बात थी कि वो कुत्ता डरता नहीं, बल्कि वहीं पर खड़ा रहता है और लगातार अमोदिता को देखकर भौंके जा रहा था। अमोदिता का कोई निशाना उस कुत्ते को नहीं लग पा रहा था। निशाना लगाने में वो एक अनाड़ी थी। अमोदिता सड़क पर से पत्थर उठाकर उस कुत्ते को मारे ही जा रही थी कि तभी उसके हाथ में कोई ऐसी चीज आती है जो बहुत सॉफ्ट थी। अमोदिता रुक जाती है और उस चीज को देखने लग जाती है। वो देखती है कि उसके हाथ में एक काले कपड़े की पुड़िया थी। ये वही पुड़िया थी जो उसने फेंकी थी। अमोदिता उस पुड़िया को देखकर खुश हो जाती है और खुद से कहती है, अरे मिल गई। जब से इसे ही तो ढूंढ रही थी। जब से इसे ही तो ढूंढ रही थी मैं। इस कुत्ते ने तो मेरा काम ही आसान कर दिया। इतना कहकर अमोदिता अपना सिर ऊपर उठाती है और उस कुत्ते की तरफ देखने लग जाती है, पर तब तक वो कुत्ता वहां से जा चुका था। अमोदिता हैरानी के साथ कहती है, अरे ये कुत्ता कहाँ चला गया? अभी तो यहीं पर था। जब भगा रही थी तब तो नहीं गया, अब अचानक पता नहीं कहाँ गायब हो गया। खैर छोड़ो, मुझे क्या करना है, मेरा काम तो आसान हो गया ना। अब इसे किश्नोई नदी में प्रवाहित करना है, जैसा कि माँ ने कहा था, वो भी 4 बजे से पहले। 3:30 तो यहीं पर बच गए, बस आधा घंटा बचा हुआ है। इतना कहकर अमोदिता अपने कदम किश्नोई नदी की ओर बढ़ाने लग जाती है। इस तरफ अभिमन्यु और युग यक्षिणी का पता लगा रहे थे। अभिमन्यु अपने हाथ में डाउजिंग पेंडुलम लेकर खड़ा हुआ था और काफी देर से पेंडुलम के हिलने का इंतजार कर रहा था, पर उसमें कोई मूवमेंट नहीं हो रहा था। अभिमन्यु फिर अपनी तरफ से कोशिश करते हुए कहता है, यक्षिणी, अगर तुम यहाँ हो तो मुझे संकेत दो। युग उबासी लेते हुए कहता है, यार मुझे नहीं लगता इससे कुछ होने वाला है। तेरा ये डिवाइस भी बाकी के डिवाइस की तरह खराब ही है। अभिमन्यु युग पर गुस्सा करते हुए कहता है, युग तू 2 मिनट चुप रहेगा? जब से देख रहा हूँ बकबक कर रहा है। ऐसा लग रहा है कछुए की कमी तू पूरी कर रहा है। मैंने कहा था ना, इस विधि में ध्यान लगाना बहुत जरूरी है। तू मुझे ध्यान ही नहीं लगाने देगा तो मैं यक्षिणी के बारे में कैसे पता लगाऊंगा? मुझे अपने मन को अचेतन कर ब्रह्मांड में घूम रही तरंगों के साथ संपर्क साधने दे, समझा? अभिमन्यु का गुस्सा देखकर युग एकदम चुप हो जाता है। अभिमन्यु अपने दूसरे हाथ में डाउजिंग पकड़ता है और एक गहरी सांस लेकर आहिस्ते से कहता है, क्या यहाँ पर कोई अदृश्य शक्ति है? अगर है तो हमें संकेत दो। अभिमन्यु और युग एकटक नजर से पेंडुलम की ओर देखने लग जाते हैं।
उन दोनों की नजर पेंडुलम से हट ही नहीं रही थी और देखते ही देखते वो पेंडुलम अभिमन्यु के राइट हैंड साइड मूवमेंट करने लग जाता है, जिसका ये मतलब था कि कोठी के अंदर कोई न कोई अदृश्य शक्ति जरूर है। पेंडुलम को हिलता हुआ देखकर अभिमन्यु खुश हो जाता है और उत्साहित होते हुए कहता है, अगर यहाँ पर कोई अदृश्य शक्ति है तो मुझे बताओ कि वो किस साइड है, मुझे राह दिखाओ, ब्रह्मांड की तरंगे अपना करिश्मा दिखाओ। वो पेंडुलम सीढ़ियों की दिशा की ओर हिलने लग जाता है। अभिमन्यु पेंडुलम की ओर देखते हुए कहता है, यार ये तो ऊपर के कमरे की तरफ इशारा कर रहा है। युग हैरानी के साथ कहता है, इसका मतलब ये है कि यक्षिणी ऊपर वाले कमरे में है। वो दोनों टाइम वेस्ट न करके पेंडुलम की दिशा की ओर सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। पेंडुलम की दिशा का पीछा करते करते वो दोनों रूम नंबर 666 के पास पहुंचने ही वाले थे कि तभी 666 रूम नंबर के बगल में जो कमरा था उसमें से बहुत गंदी स्मेल आने लग जाती है। वो कमरा किसी और का नहीं बल्कि युग का था। अभिमन्यु कहता है, यार ये तेरे कमरे से इतनी गंदी बदबू कैसी आ रही है? ऐसा लग रहा है जैसे कोई मर गया है, बॉडी सड़ने जैसी गंध है। युग अपनी नाक बंद करते हुए कहता है, ऐसा मत बोल यार, मेरे कमरे के अंदर कायर है, वही तो मेडिसिन खाकर सो रहा है। जैसे ही युग ये बात बोलता है उन दोनों की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। वो दोनों जल्दी से युग के कमरे के अंदर घुस जाते हैं। कमरे के अंदर जाते से ही वो बदबू और बढ़ जाती है और उनके नथुनों में घुसने लग जाती है। जब वो कमरे में जाते हैं तो देखते हैं कि कायर बिस्तर पर लेटा हुआ था। युग एक हाथ से अपनी नाक बंद करता है और दूसरे हाथ से कायर की नब्ज चेक करने लग जाता है। अभिमन्यु पूछता है, क्या हुआ, ठीक तो है ना ये? युग कुछ देर रुक कर कहता है, हाँ यार ठीक तो है, नब्ज तो चल रही है, फिर ये इतनी गंदी बदबू कहाँ से आ रही है? यार ये तो मेरी समझ में भी नहीं आ रहा, मुझसे तो सहा ही नहीं जा रहा। अभिमन्यु और युग अपने आसपास देखने लग जाते हैं और पता करने की कोशिश करने लग जाते हैं कि वो बदबू कहाँ से आ रही थी। बदबू धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। अभिमन्यु और युग आसपास देख ही रहे थे कि तभी युग की नजर टेबल पर रखी पॉलीथीन पर पड़ती है। उस पॉलीथीन पर करीब 20-30 मक्खियां भिनभिना रही थी। युग उस पॉलीथीन की ओर हाथ से इशारा करते हुए कहता है, यार वो देख, उस पॉलीथीन के ऊपर इतनी सारी मक्खियां भिनभिना रही हैं। इस पॉलीथीन में क्या है? अभिमन्यु बिना युग के किसी सवाल का जवाब दिए अपने कदम उस पॉलीथीन की ओर बढ़ाने लग जाता है। जैसे जैसे वो अपने कदम उस पॉलीथीन की ओर बढ़ाते जा रहा था, बदबू बढ़ती जा रही थी। जब अभिमन्यु उस पॉलीथीन के पास पहुंचता है और उसे उलटता है तो देखता है कि उसके अंदर मछलियां रखी हुई थी। ये वही मछली थी जो युग को यामिनी ने दी थी। वो मछलियां पूरी तरह सड़ चुकी थी और उसके अंदर से मरे हुए इंसान की बदबू आ रही थी। अभिमन्यु सड़ी हुई मछली को देखते हुए कहता है, यार ये बदबू तो इन मछलियों के अंदर से आ रही है। युग हैरानी के साथ कहता है, पर ये मछलियां इतनी जल्दी खराब कैसे हो सकती हैं? आज सुबह ही की तो ताजी मछलियां थी ये। पता नहीं यार, मेरी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। और मान ले कि मछलियां खराब भी हो गई तो चलता है, पर ऐसी बदबू किस मछली में से आती है यार? ऐसा लग रहा था जैसे कई लाशें हो अंदर जो सड़ रही हो। अभिमन्यु ने इतना ही कहा था कि तभी युग की नजर अभिमन्यु के हाथ के डाउजिंग यंत्र पर पड़ती है और वो देखता है कि पेंडुलम ने अपने आप मूवमेंट करना शुरू कर दिया था। युग घबराते हुए कहता है, यार वो देख, तेरा पेंडुलम फिर मूवमेंट कर रहा है। पेंडुलम कमरे के बाहर की ओर मूवमेंट कर रहा था। वो दोनों जल्दी से कमरे के बाहर निकल जाते हैं और पेंडुलम की दिशा की ओर जाने लग जाते हैं। वो दोनों रूम नंबर 666 के सामने आकर रुक जाते हैं। पेंडुलम रूम नंबर 666 के अंदर की ओर संकेत कर रहा था। युग और अभिमन्यु ये सब देखकर पसीना पसीना हो गए थे। अभिमन्यु गहरी सांस लेते हुए कहता है, इसका मतलब ये हुआ कि यक्षिणी आजाद नहीं हुई है, वो यहीं इसी कमरे के अंदर कैद है। युग कुछ सोचते हुए कहता है, पर यक्षिणी आजाद क्यों नहीं हुई? हमने तो गेट खोला था ना।